हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आप सभी के लिए मैं इतना वैल्यूएबल कंटेंट लेके आया हूँ कि आप लोग खुद ही कहेंगे कि हमारा लास्ट वीडियो था पूरे फंडामेंटल एनालिसिस का। इसके बाद आपको कहीं भी किसी और वीडियो पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मगर इसके बाद आप खुद इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप लोगों को सजेस्ट किया करोगे, ना कि आपको किसी से भी टिप्स लेने का लालच रहेगा। हमें किसी भी अकाउंटिंग एंट्री में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे ना कभी किसी का पैसा बना है। हम यहाँ पर सीए बनने नहीं, बल्कि एक बिजनेस ओनर की तरह इसमें शेयर लेने आए हैं। तो हम उसी नजरिए से पूरे फॉर्मेट को देखेंगे और अपना डिसीजन बनाएंगे कि क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में दो ही चीजें होती है, एक बिजनेस एनालिसिस और एक फाइनेंशियल एनालिसिस। तो बिजनेस एनालिसिस में हमें 5 पॉइंट याद बिल्कुल रखने हैं। एक तो कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए। दूसरा, कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर होनी चाहिए। तीसरा, वो बिजनेस में पिछले 15 से 20 सालों से होनी ही चाहिए। और कंपनी की अपनी एक ब्रांड वैल्यू भी होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी होनी चाहिए। इन 5 पॉइंटों की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप ध्यान से सोचो तो डेट फ्री होने का मतलब क्या हुआ। इससे हमें कंपनी की मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी पता चल जाएगी, उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पता चल जाएगा। ना तो डेट फ्री नहीं होंगे, कंपनी में सारा उन्हीं का पैसा लगा होगा, तो बैंकरप्सी भी होने का डर नहीं है और वो कहीं भाग भी नहीं सकते। अकेले डेट फ्री के पॉइंट से इतनी चीजें हट जाती हैं। और ये पांचों पॉइंट जब एक साथ लगेंगे तो हमें शेयर लेने के बाद उसपे स्टॉप लॉस लगाना नहीं पड़ेगा। हम कंपनी के सिलेक्शन पर ही स्टॉप लॉस लगा चुके होंगे। मार्केट लीडर का पॉइंट ये मेंशन करेगा कि वो अपने बिजनेस में टॉप पर है और उन्हें बिजनेस करना अच्छी तरीके से आता है। और बिजनेस में पिछले 15-20 सालों से होने का मतलब ये है उन्होंने काफी चीजें फेस करी हैं। बीच में काफी रिसेशंस भी आए होंगे, डाउनफॉल भी आए होंगे। एक तो जनरेशन का ही गैप हो गया होगा और उसके बाद भी वो मार्केट के साथ बिल्कुल मार्केट लीडर बन के चल रहे हैं। तो हमें उससे उनकी कैपेबिलिटी का पता चलता है। ब्रांड वैल्यू का पॉइंट हमें ये बताता है कि अगर पीछे से रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ के आता है तो आगे अपने कस्टमर्स को प्राइस बढ़ा के अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे कि एप्पल हर साल अपने फोन का 10,000 रुपये रेट बढ़ा देता है। आज 1,20,000, अगले साल 1,30,000, अगले साल 1,40,000। तो वो एक ब्रांड वैल्यू है जिससे वो कभी भी लॉस में तो आएंगे नहीं। और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से हमारा मतलब है कि कोयले जैसा बिजनेस ना हो। जैसे आगे ग्रीनरी पर, इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस किया जा रहा है, सोलर पैनल्स पर फोकस किया जा रहा है, तो कोल जैसे बिजनेस में हम इन्वेस्ट ना कर दें जिनका आगे फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ही ना हो। हमें ऐसे बिजनेसेस में करना है जिनकी आगे फ्यूचर में और 10-15 साल की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे से हो। इन 5 पॉइंटों को ध्यान रख के हम वैसे ही एक काफी अच्छा बिजनेस चुन चुके होंगे। तो चलो अब स्क्रीनर पर चलते हैं। स्क्रीनर पर राइट में यहाँ पर बिजनेस के बारे में बताया होता है। जैसे ही आप रीड मोर खोलेंगे तो ये पूरा आ गया। इससे आप कंपनी के बारे में, मार्केट पोजीशन के बारे में पता लगा सकते हैं। बर्जर पेंट इज द सेकंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन इंडिया, फोर्थ लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन एशिया एंड सेवंथ लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट कंपनी इन वर्ल्ड। मार्केट लीडर वाला पॉइंट तो यही क्लियर हो गया कि ये वन ऑफ द मार्केट लीडिंग कंपनी ही है और इंडिया में सेकंड है, एशिया में फोर्थ है और वर्ल्ड में सेवंथ है। इनके रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बताया है। ये इनके क्लाइंट्स वगैरह के बारे में बताया है। जैसे इनके क्लाइंट्स टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, महिंद्रा महिंद्रा, हीरो मोटर कॉर्प, रॉयल इनफील्ड, फोर्स मोटर्स, टाटा, हिटैची, क्रॉम्पटन, ओरिएंट, हेवल्स एक्सेट्रा। फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिम कार्ड वाला बिजनेस है नहीं, कि इंडिया में सबके पास सिम कार्ड्स आ चुके हैं, अब सिम कार्ड का बिजनेस क्या ही रह चुका है। ये पेंट का बिजनेस है। लोग गाड़ियां लेनी बंद कर देंगे, लोग बिल्डिंग बनानी बंद कर देंगे, लोग ऑफिस, अपना स्कूल, मकान, फैंस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट्स, जो कुछ भी है, कार्स वगैरह, सब कुछ का यूज अभी इतना ज्यादा आना है और सब में इन पेंट की इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज होने ही वाला है।
तो यहाँ से हम अपना फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट वाला पॉइंट कंफर्म कर चुके हैं और इनके क्लाइंट्स के बारे में भी पता लगा चुके हैं। इतने बड़े बड़े नाम हैं इनके क्लाइंट्स के। ये इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में, जिससे आप इनकी प्रेजेंस का पता लगा सकते हो। ये इंटरनेशनल प्रेजेंस के बारे में, ये इन्होंने अपनी कैपेसिटी वगैरह के बारे में बता रखा है। यहाँ से आप इनकी कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में जान सकते हो और अपने पांचों पॉइंट को आप गूगल वगैरह से इनकी कंपनी के बारे में वेरीफाई कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे पॉइंट्स थे। बर्जर पेंट हमने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिया, ये किसी भी उसकी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। डेट फ्री का पॉइंट अभी मैं आप लोगों को आगे दिखा दूंगा फाइनेंशियल एनालिसिस में। ये मार्केट लीडिंग कंपनी है, ये बिजनेस में पिछले 100 साल से है, ब्रांड वैल्यू इनकी काफी ज्यादा है। जैसे कि आप देख रहे हो टाटा, महिंद्रा, रॉयल एनफील्ड, हीरो मोटोकॉर्प और काफी हिटैची वगैरह सब कुछ, अगर अशोक लीलैंड, अगर इनको अगर इनके साथ बिजनेस कर रहे हैं तो हाँ, इनकी एक ब्रांड वैल्यू तो है जब इतने सारे ब्रांड्स इनके साथ काम कर रहे हैं। फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट मैंने आपको वैसे ही बता दिया। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आगे इस प्रोडक्ट की नीड खत्म हो जाएगी या नहीं अभी 15-20 सालों में। तो मेरे हिसाब से तो पेंट इंडस्ट्री तो अभी काफी ज्यादा स्कोप है बढ़ने के लिए। हम अपने 4 पॉइंट वेरीफाई कर चुके हैं। 5 पॉइंट डेट फ्री वाला हम फाइनेंशियल एनालिसिस में कवर करेंगे। तो चलो, बिजनेस एनालिसिस में हमें सिर्फ इतनी ही चीजें देखनी है और हम अपनी कंपनी को बिजनेस के लिए फाइनल कर चुके होंगे। जैसे कि अब मैं इस कंपनी को अपने लिए फाइनल कर चुका हूँ। अब कई लोग सोचेंगे कि हम अगर पैसा इन्वेस्ट करें तो सिर्फ हमें इतना ही जानना जरूरी है। हाँ, पैसा कमाने के लिए इतना ही जानना जरूरी है। तो अब चलो फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। मार्केट कैप 56,000 करोड़। अब मार्केट कैप हमें काफी चीजें बताती है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मार्केट कैप आई कैसे, ये वैल्यू निकाली कैसे गई है। तो ये होता है करंट प्राइस। करंट प्राइस होता है एक शेयर का और मार्केट प्राइस होता है पूरी कंपनी का। करंट प्राइस है 480 रुपीज और नंबर ऑफ शेयर्स है 117 करोड़। अगर हम करंट प्राइस को नंबर ऑफ ऑल इक्विटी शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंपनी की टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। 480 रुपीज को अगर हम 117 करोड़ से करेंगे तो ये 56,160 करोड़ की वैल्यू निकल के आती है, जो कि लगभग वही है। मार्केट कैप हमने निकाल दी है कंपनी की पूरी वैल्यू। इससे पता चलता है अगर आप आज बर्जर पेंट की पूरी कंपनी को खरीदना चाहते हो तो आपको 56,000 करोड़ रुपीज पे करने पड़ेंगे, और अगर सिर्फ एक शेयर लेना चाहते हो तो 480 रुपीज पे करने पड़ेंगे। हाई एंड लो का मतलब ये है 52 वीक हाई एंड लो, मतलब एक साल में कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 680 रुपीज गया था एंड लोवेस्ट 52 वीक में एक साल में सबसे लो प्राइस 476 गया था। तो आज ये वहीं पर है, ऑलमोस्ट एक साल में सबसे लोवेस्ट प्राइस पर। स्टॉक पी, तब स्टॉक पी भी बता देता हूँ मैं आप लोगों की स्टॉक पी कैसे कैलकुलेट होता है। स्टॉक पी निकल के आता है जब हम मार्केट कैप को इनके एक साल के नेट प्रॉफिट से डिवाइड कर देते हैं तो स्टॉक पी निकल के आता है। जैसे कि ये है 56,000 करोड़ और कंपनी का एक साल का नेट प्रॉफिट है 1170 करोड़। अब जैसे ही हम 56,000 करोड़ को डिवाइड करेंगे 1170 करोड़ से तो स्टॉक पी निकल के आ जाएगा ऑलमोस्ट वही 48 का पी। इस तरीके से हम स्टॉक के पी को कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक का पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी अभी फेयर प्राइस पर मिल रही है या नहीं मिल रही। इसे चेक करने का मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। यहाँ पर ऊपर चार्ट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पी रेशियो का ऑप्शन है, इसे दबाते ही ये 5 इयर्स का मीडियन पी निकल के आता है। कंपनी का पिछले 5 इयर्स का मीडियन पी जो है वो है 75.5 का और अभी कंपनी का पी है 48 का। तो इससे आप ये जज कर सकते हो कि कंपनी अभी फेयर वैल्यू पर मिल रहा है या नहीं। तो 75 के आगे अभी पी 48 है, तो हाँ, एक फेयर वैल्यू है। आप टाइम होराइजन को अपने हिसाब से अलग अलग टाइम पीरियड पर सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। जैसे 10 ईयर का मीडियन पी देखें
तो ये निकल के आता है 62 का। अब 62 का मीडियन पी है पिछले 10 सालों का, और कंपनी का पी अभी चल रहा है 48 का। तो ये पिछले 10 साल के, ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ना आप लोगों को, ये वाली देखो अभी इससे भी नीचे है, तो ये पिछले 10 साल की मीडियन पी से भी कम है। और अगर आप मैक्स टाइम का भी देखना चाहो, 2006 से, मतलब जब भी कंपनी कोई भी लॉन्च हुई होगी स्टॉक मार्केट पे, तब से लेके अब तक का उनका मीडियन पी चेक करोगे तो वो भी निकल के आ जाता है मैक्स पी से। तो ये ऑलमोस्ट पी है 2007 से, और अभी चल रहा है 2024। तो ये होगी ऑलमोस्ट 17 साल। कंपनी के पिछले 17 साल का मीडियन पी निकल के आता है 52 का, और अभी पी है 48। तो हाँ, कंपनी काफी कंपैरेटिवली फेयर वैल्यू पर मिल रही है। ये हम स्टॉक के पी को देख के अच्छी तरीके से जज कर सकते हैं। वैसे स्टॉक पी का मतलब ये होता है कि जैसे अभी मैंने दिखाया 1170 करोड़, 1170 करोड़ से कंपनी का पी निकल गया 48 ईयर्स। इसका मतलब है कंपनी को 48 ईयर्स लग जाएंगे अगर ये नेट प्रॉफिट कमाती रही तो 56,000 करोड़ कमाने के लिए। तो यहाँ से हम दो ही बातें कंक्लूड कर पाते हैं कि स्टॉक पी को एक तो हम चार्ट पर जाके यहाँ पर और इस तरीके से देख के 5 ईयर्स का मीडियन पी और 10 ईयर्स का मीडियन पी देख के बता सकते हैं कि एक फेयर वैल्यू पर मिल रहा है अपने पी के कंपैरिजन में या नहीं। जैसे 62 का पी है पिछले 10 सालों का, और अब स्टॉक पी है 48, तो हाँ ये कंपैरेटिवली काफ़ी फेयर वैल्यू पर मिल रहा है। दूसरा जो मैंने बताया कि 48 ईयर्स लगेंगे कंपनी को इस नेट प्रॉफिट से अपनी मार्केट कैप को अचीव करने में, तो ये बात इतनी सही नहीं है। कंपनी हर साल नेट प्रॉफिट अपना इंक्रीज करके पोस्ट करती है, जिस वजह से ये पी हर साल कम ही होता आता है। पहले ये पी 60-70 का भी रहा होगा जैसे आपको ऊपर दिखा है। अब इसके बाद हम चलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू देखें तो हमेशा स्टॉक प्राइस से कम ही रहता है। ये मैं पर शेयर की बात कर रहा हूँ। बुक वैल्यू भी दो तरीके का होता है, जैसे ये प्राइस था, पूरी कंपनी के लिए मार्केट कैप होता है और पर शेयर के लिए करंट प्राइस होता है। अब जो यहाँ पर दिया गया है ये है पर शेयर वाला बुक वैल्यू, और हमें पूरी कंपनी का निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं ये रिजर्व्स प्लस इक्विटी कैपिटल वाला, 117 करोड़ प्लस 5262 करोड़, 5262 जमा 117, तो ये आया 5379 करोड़। ये है पूरी कंपनी की बुक वैल्यू। लेकिन कंपनी की मार्केट कैप क्या है, 56,000 करोड़ की। और अगर हम इसे पर शेयर निकालें तो कंपनी के पर शेयर है, टोटल नंबर ऑफ शेयर है 117 करोड़। अगर हम इसे 117 से डिवाइड करते हैं तो ये लगभग 46, जो कि यहाँ पर भी लिखा गया है बुक वैल्यू 46 रुपीज़। बुक वैल्यू हमेशा करंट प्राइस से कम ही रहेगी, क्योंकि बुक वैल्यूज में आता है कि बुक्स में कंपनी की वैल्यू कितनी है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी होगी, लैंड होगी, फैक्ट्री सेटअप कॉस्ट होगी, या जो भी इनकी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो एसेट्स लाइन में है उन्हें। अब ये कंपनी 100 साल पुरानी है। कंपनी ने 100 साल पहले अगर 20 करोड़ में 20 करोड़ की लैंड ली थी और उस पे अलग से 5 करोड़ की कंपनी सेटअप करी थी और 5 करोड़ की उस प्लांट्स एंड मशीनरी वगैरह लगाए थे, तो टोटल कॉस्ट हुई 30 करोड़ की। तो बुक में वैल्यू आ गई 30 करोड़। लेकिन आज वो 100 साल पहले वाला जो सेटअप था वही कॉस्ट करेगा 300 करोड़। तो ये तो वैसे ही 10 गुना कम हो गया। तो इस वजह से हमेशा बुक वैल्यू करंट प्राइस से कम ही रहती है। हमेशा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी कंपनीज में, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ रेयरली, काफ़ी अच्छी कंपनीज में कई बार अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं कि वो बुक वैल्यू से भी कम प्राइस हो जाता है, जैसे कि पीएनबी में हुआ था। काफ़ी अच्छी बैंक थी, कंपनी की बुक वैल्यू 90 रुपीज़ थी और स्टॉक प्राइस 27 तक गया था। वो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वही प्राइस पिछले 2 साल में 27 से 130 रुपीज़ हो चुका है। उन्हें हम अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कहते हैं। तो बुक वैल्यू सिर्फ इतना ही जानना था कि करंट प्राइस हमेशा बुक वैल्यू से ज़्यादा ही रहेगा और इससे हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। डिविडेंड यील्ड का हमारा कोई भी यूज़ है ही नहीं, कंपनी को बाय करें या ना करें उसमें। उसके बाद हम आ जाते हैं ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
ये है कंपनी के पास जितना टोटल पैसा है, चाहे बोरोड है चाहे अपना है, जैसा भी हो उस पर कंपनी कितना रिटर्न बना पाती है। ये निकल के आता है 27.6%। अगर मैं इसको भी आपको अगर पी रेशियो या बुक वैल्यू की तरह फॉर्मूला वगैरह खोल के इसके ईपीएस वगैरह से डिवाइड करके दिखाऊंगा, तो आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अकाउंटिंग एंट्री बन जाएगी। आपको सिर्फ नॉर्मल डाटा पता होना चाहिए कि अगर आरओसी कंपनी का 30% या उसके आसपास है तो वो काफ़ी ग्रेट कंपनी होती है, और ऐसी कंपनीज हमेशा लाइफ टाइम हाई प्राइस पे जाने का दम रखती है। वैसे तो 15% से ऊपर का आरओसी भी अच्छा ही होता है, पर हम अपनी कंडीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिनिमम रखेंगे आरओसी 20%। जिस भी कंपनी में 20% से नीचे आरओसी होगा, हम उसमें ट्रेड ही नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छी कंपनीज का आरओसी हमेशा ज़्यादा ही होता है। इसमें भी दो बात जानना ज़रूरी है। हम हमेशा कंपनीज प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज को आरओसी के उसमें देखेंगे, हमें उसमें आरओई नहीं देखना। अच्छा है, वेल एंड गुड, क्योंकि आरओई हमें देखना होता है बैंकिंग एंड एनबीएफसी के केस में। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या कंपनी, जैसे कि है बजाज फाइनेंस। इसमें आप आरओई देखोगे तो मैंने भी बोला 20% से नीचे आरओसी वाली कंपनीज हम नहीं लेंगे। एनबीएफसी और बैंकिंग के केसेस में आरओसी कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारा काम बोरोड मनी पर करते हैं, लोन पर पैसा लेके आगे लोगों को लैंड करते हैं और उसके बीच में अपना कुछ परसेंट इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इन केसेस में हम हमेशा आरओई देखेंगे, और इसके लिए हम आरओई सेट करेंगे मिनिमम 10%। बैंकिंग और एनबीएफसी के केस में हम हमेशा मिनिमम 10% आरओई वाली कंपनीज में ही काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। सभी कंपनीज में हम आरओसी मिनिमम 20% लेके चलेंगे, और बैंकिंग और एनबीएफसी के केस में हम आरओसी को नहीं ध्यान रखेंगे, हमें सिर्फ आरओई मिनिमम 10% चाहिए। वापस चलते हैं बर्जर पेंट पर। आगे चलते हैं हम प्रमोटर होल्डिंग 75%। एक मैं बेसिक नॉलेज आपको दे देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग 75% ही रख सकती है, उससे ज़्यादा उसको रखना अलाउड ही नहीं है। मार्केट में लिक्विडिटी के लिए उन्हें 25% शेयर छोड़ने ही पड़ते हैं। दूसरा, हम प्रमोटर होल्डिंग को सिर्फ ऐसा देखें कि 20% है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, कोटक महिंद्रा बैंक 25.9, 26% प्रमोटर होल्डिंग है। अब लोग कहेंगे तो बहुत कम है, 50% से कम है, तो मेजोरिटी तो पब्लिक के हाथ में गई, तो इस कंपनी में तो काम ही नहीं करेंगे, जबकि ये इंडिया का थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट बैंक है। हम प्रमोटर होल्डिंग को ऐसे देख के कभी भी डिसीजन नहीं लेंगे। बर्जर पेंट पर वापस चलते हैं। हम जाएंगे इन्वेस्टर्स में। इन्वेस्टर्स में देखेंगे 75% है प्रमोटर्स के पास, 10.66% है एफ के पास, और डी के पास है 5.17%। पब्लिक के पास है सिर्फ 9.17%। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि ऑलमोस्ट 91% स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स यानी डी प्रमोटर, जो कि मार्केट को रन करते हैं। हमें रिटेलर्स के पास होल्डिंग नहीं चाहिए। और अब जैसे मैं वापस कोटक बैंक में ले चलूँ, जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि 26% प्रमोटर के पास है, तो क्या कंपनी वीक हो गई? नहीं। 37.59 एफ के पास और 23.4 डी के पास, 13% पब्लिक के पास है, और 13 में से भी 1.31% कैलकेडियम इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड के पास है। तो ऑलमोस्ट 12% ही सिर्फ रिटेल पब्लिक के पास है, बाकी सब हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 88% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। हमें इसको इस तरीके से चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स में टोटल 88% है, और बर्जर पेंट के केस में 91% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। बाहर देख के हम डिसीजन नहीं लेंगे कि सिर्फ 75% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। वो सिर्फ प्रमोटर है कि जिसने कंपनी चालू करी थी उसके पास कितना। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। प्लेज परसेंटेज है कि जो प्रमोटर के पास अपने शेयर्स हैं
उसने वो कितने अपने शेयर्स है 75% में से कितना शेयर्स को प्लेज कर रखा है। जैसे इसने 0% प्लेज कर रखा है। बर्जर पेंट्स वालों ने अपना एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा। जैसे अगर आप इस कंपनी में देख सकते हो, कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है 22%। 10 करोड़ शेयर्स का 22% हुआ 2.2 करोड़ शेयर्स है कंपनी के प्रमोटर के पास, और उन्होंने अपने 2.2 करोड़ शेयर्स का प्लेज परसेंटेज है उनकी 22.4%। तो 2.2 करोड़ की 22.4% हुआ लगभग 45 लैक्स। 45 से 50 लाख शेयर्स इन्होंने अपने प्लेज कर रखे। इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि इन्होंने अपनी पूरी होल्डिंग प्लेज कर दी। इसका मतलब ये है कि इनके पास 2.2 करोड़ शेयर्स थे, जिसमें से उन्होंने 45 शेयर्स प्लेज कर रखे हैं। डेट टू इक्विटी का मतलब है कि 0.14 का मतलब है कंपनी ने अपने पैसे के सामने 14% पैसे का लोन ले रखा है। बैलेंस शीट में देखोगे तो यह 753 करोड़ का लोन। डेट टू इक्विटी में भी हम हमेशा एक कंडीशन रखेंगे कि ये 0.25 से कम होना चाहिए। 0.14 का मतलब है 14%। कंपनी ने अपने पैसे का 14%, अगर आज मेरे पास 100 रुपये है तो मैंने 14 रुपीज लोन लिया है, 100 रुपये है तो 14 रुपये लोन लिया है, ये इसका मतलब ये है। बैलेंस शीट में देखोगे तो कंपनी का पैसा खुद का है 5369 करोड़, और उसका 14% होता है 753 करोड़, जो कि आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। 753 डिवाइडेड बाय 5369, ये लगभग 14 का ही निकल के आया डेट टू इक्विटी। तो डेट टू इक्विटी हम हमेशा एक अपना बना के चलेंगे कि 0.25 से कम ही होना चाहिए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मैंने बता ही दिया। और इंडस्ट्री पी वही है कि जैसे अगर हम पीयर्स में जाते हैं तो पेंट्स की सभी कंपनीज आ गई, और अभी सभी कंपनीज के पी को सेलेक्ट करके नंबर ऑफ कंपनीज से डिवाइड कर दिया तो ये मीडियन पी आ गया 43.56। ये वही दे दिया इंडस्ट्री पी। इस पूरे सेक्टर में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सबके पी का मीडियन दे दिया 43.6। तो ये लगभग अपनी सारी ही पूरे इंडस्ट्री के आसपास ही घूम रहा है अभी इसका पी। जितने भी रेशियोज थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं देखने के, उससे इन्हीं से हम अपना आधा डिसीजन ले चुके होते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस का। मैं जल्दी से वापस से रिकैप कर देता हूँ। मार्केट कैप से हमें पता चल जाता है कि कंपनी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, कंपनी की आज की डेट में टोटल वैल्यू कितनी है। करंट प्राइस से हमें उसके एक शेयर का प्राइस पता चल जाता है। स्टॉक पी हम इसको देख के बता सकते हैं कि कंपनी आज हमें फेयरली वैल्यू पर मिल रही है या नहीं मिल रही। ये हम इसके चार्ट पर जाके पी रेशियो को देख के बता सकते हैं पिछले 5 या 10 सालों का, जिसमें हम कंफर्टेबल फील करें। स्टॉक पी को हम कभी भी कम या ज़्यादा किसी और से कंपेयर करके नहीं, बल्कि इसको खुद के साथ ही कंपेयर करके जज करेंगे। बुक वैल्यू हमेशा करंट प्राइस से कम ही होता है अच्छी कंपनीज में। ROCE हम मिनिमम 20% मान के चलेंगे। बैंकिंग और NBFC के केस में हम ROE मिनिमम 10% लेके चलेंगे। फेस वैल्यू हमारे किसी काम का नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग, इसमें कंपनी जिसने स्टार्ट की उसके पास 75% है। बाकी अगर हम इन्वेस्टर्स में जाके देखें तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में टोटल 91% है। रिटेल पब्लिक के पास सिर्फ 9% होल्डिंग है। प्लेज परसेंट, कंपनी के प्रमोटर ने अपने कितने शेयर्स प्लेज करे हैं। डेट टू इक्विटी हमने एक बेंचमार्क सेट किया है कि हम 0.25 से कम ही रखेंगे, यानी 25% पैसे से कम हमेशा। इसमें आप लोग सिर्फ ये चेक करोगे हमेशा अपने डिसीजन लेते वक्त कि स्टॉक का पी फेयर है यानी ROC ओके है, और बैंकिंग और NBFC के केस में ROE ठीक है यानी। टोटल स्ट्रॉन्ग हैंड्स की काउंटिंग करनी है हमेशा कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हमेशा होनी चाहिए। इसमें भी आप एक कंडीशन लेके चल सकते हो कि मिनिमम 70% स्ट्रॉन्ग हैंड्स के केसेस में होनी चाहिए, और मैक्सिमम रिटेल के पास 30% हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। प्लेज परसेंटेज भी हम हमेशा 10% का ही रखेंगे। इसकी कंडीशंस मैं एक बार आपको लिख के दे देता हूँ। स्टॉक पी अगर मीडियन पी के आसपास भी है तो ओके है, और अगर कम है तो काफ़ी फेयर वैल्यू पर मिल रहा है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम हमेशा मिनिमम 20% लेके चलेंगे, और बैंकिंग और NBFC के केस में हम ROE मिनिमम 10% लेके चलेंगे।
पब्लिक होल्डिंग किसी भी केस में 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लेज परसेंटेज हमेशा 10% से कम ही मानेंगे और डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा 0.25% से कम ही लेंगे। टोटल फंड स्क्रीन का कंक्लूजन अब तक हमने ये देखा। चार्ट पर मैंने आपको पीर देखना दिखा दिया। एनालिसिस हमारे किसी काम का नहीं है। पीयर्स में हम जाकर देख सकते हैं कि इस सेक्टर में और कौन कौन सी कंपनीज है। इस पे भी दिखा रखा है कि बर्जर पेंट सेकंड नंबर पे, थर्ड पे कंसाई नेरोलैक है, फोर्थ पे एक्जोनोबल, फिफ्थ पे इंडिगो पेंट्स। अब आता है क्वार्टरली रिजल्ट्स। सभी बिजनेस के अपने सीजन होते हैं और हम हर साल के सेम क्वार्टर के सीजन से मैच करते हैं कि पिछले साल इस सीजन पे कंपनी ने कितनी सेल करी थी। तो सेल्स हाँ पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है। एक्सपेंसेस हम ऐसे भी देख सकते हैं, वरना हम इसकी ये जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इससे भी पता लगा सकते हैं कि पिछली बार कंपनी ने 14% मार्जिन पे काम किया था और इस बार भी 14% मार्जिन पे ही काम हुआ है। तो ऑलमोस्ट एक्सपेंस परसेंटेज सेम ही है अपनी सेल्स के हिसाब से। ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पिछले साल कंपनी ने 347 करोड़ एक्सपेंसेस निकालने के बाद कमाए थे और इस साल 351 करोड़ कमाए एक्सपेंसेस निकालने के बाद। अदर इनकम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्वार्टर रिजल्ट्स में चेक करने का कि हमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं दिख रही है, क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे तो 17, 13, 15, 24, 17, 16, 13, 15, 17, 19, 20 कंपनीज की अगर एवरेज भी लेके चले तो 17 से लेकर 20 तक करोड़ की तक की अदर इनकम हमेशा नॉर्मल होती है और इस बार एकदम 48 करोड़ की अदर इनकम आई है। ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस हुआ है कि कंपनीज के रिजल्ट को जानबूझ के उभारने के लिए ऐसे अदर इनकम दिखाई गई है। 48 करोड़ की अदर इनकम दिखा दी तो अगली बार हो सकता है 13 करोड़ की दिखाएं, अगले महीने की इसी बार दिखा दी, या पहले कभी की रोक के अभी ज़्यादा दिखा दी। ये ऐसे अदर इनकम में थोड़ा बहुत झोल कर सकते हैं। हमें ये देखना ज़रूरी है कि अदर इनकम में एबनॉर्मेलिटी है या फिर सब नॉर्मल है। उसके बाद इंटरेस्ट होता है जो ये अपने बोरोड मनी का लोन देते हैं। डेप्रिसिएशन का सभी पैसे इनकी पॉकेट में आ रहा होता है। ये सिर्फ टैक्स बचाने का एक बहाना दे रखा हुआ है इन सभी को। अगर आज कोई भी कंपनी एक लैपटॉप लेती है, मान लो बर्जर पेंट ने अपने ऑफिस के लिए 100 लैपटॉप लिए और अब उन्होंने लैपटॉप की एक्सपेक्टेड लाइफ जो है 3 साल की मानी है। 3 साल में 4 3 12 क्वार्टर्स आएंगे और अगर 100 लैपटॉप उन्होंने लिए हैं 3 करोड़ रुपए के, तो अगर हम 3 करोड़ को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आता है 25 लाख। तो अब डेप्रीशिएशन में वो हर क्वार्टर 25 करोड़ की डेप्रीशिएशन दिखाएंगे कि ये हमारा डेप्रीशिएशन है, ये हमारा आइटम डेप्रीशिएट हो रहा है और वो पैसा कहीं नहीं जाता, सिर्फ इनकी पॉकेट में ही जाता है। तो डेप्रीशिएशन का सीधा मतलब जो इतना भी है 50 60 70 80 90 करोड़ दिखा रखा है, ये सारा डेप्रीशिएशन आइटम है इनका। जैसे इन्होंने कोई भी लैपटॉप या चेयर या टेबल कुछ भी लिया था, वो पैसा ये एक बार ही खरीदते वक्त दे चुके हैं, अब वो पैसा किसी को नहीं देना, अब वो सारा पैसा डेप्रीशिएशन के नाम पे इनकी पॉकेट में जा रहा है। अब इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आने के बाद और इनकम ऐड करने के बाद उसमें से हम इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन माइनस करते हैं, फिर इनका टोटल नेट प्रॉफिट बचता है बिफोर टैक्स 294। ये भी हम पिछली बार से कंपेयर कर सकते हैं, ज़्यादा ही है और ये ज़्यादा है इसीलिए अदर इनकम ज़्यादा दिखाई जाती है। उसके बाद ये टैक्स, जितने भी चालबाजी या कुछ भी घपला कह सकते हैं वो सिर्फ अदर इनकम या टैक्स में ही दिखाया जा सकता है कि टैक्स क्या तो बहुत ज़्यादा भर दिया या फिर बहुत कम भरा है। अभी आप इसमें देखोगे तो इसमें तो बिल्कुल नॉर्मल चला है, 25 26 25 26 25 26 24%। और ये सब करना बिल्कुल लीगल है, कोई भी इलीगल नहीं है। अगर मैं कंपनी का अगर ये टैक्स 25% की जगह इस बार सिर्फ 10% देता हूँ, तो रिमेनिंग 15% पे मैं अगर साल के लास्ट में 2 4% एक्स्ट्रा बढ़ा के भी दे दूँ, 15% की जगह मैं कंपनी को पेनल्टी के रूप में 4 5% और भी दे दूँ, तो सरकार को वो मंजूर है, ये कुछ भी इलीगल नहीं है। पर हाँ, ये सिर्फ रिटेलर्स को फूल करने के लिए दिखाया जाता है ऐसी प्रैक्टिसेस करके। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ।
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 168% का टैक्स भरा गया है। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें चेंज करी जा सकती हैं। जैसे कि अगर आप रिलायंस में ही देख लो, रिलायंस में टैक्स 8% भरा है, वैसे 19-20-25 यहाँ देखो 11% भर रखा है। एकदम नेट प्रॉफिट 17,000 करोड़ से 21,000 करोड़ दिखा दिया। तो इस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि ये हो क्या रहा है, सही हो रहा है, बैलेंस हो गया, लोगों को फूल बनाया जा रहा है ताकि लोग आके बाइंग करें, क्या हो रहा है। ठीक है, फिर से कर लेते हैं। सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम, डेप्रीशिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स और नेट प्रॉफिट, ये सब हमें देखना है। अदर इनकम और टैक्स नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और सेल्स, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम सबको पिछले ईयर के सेम क्वार्टर से हमें सभी सेल्स को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को और नेट प्रॉफिट को या प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मैच करना है कि पिछले साल से ज़्यादा ही है या नहीं। और अदर इनकम को और टैक्स को हमें सिर्फ ये देखना है नॉर्मल है या एबनॉर्मल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। क्वार्टर होता है हर 3 महीने का रिजल्ट, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है ईयर ऑन ईयर बेसिस। ये 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये हर साल का है। कंपनी ने 2013 में 3,000 करोड़ की सेल की थी और अब 2024 में 12,000 करोड़। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह सकते हैं कंपनी ने पिछले 11 सालों में 4 गुना सेल कर चुकी है अपनी। सेम ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कह सकते हैं कि 300 करोड़ से 18 करोड़ 6 गुना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर चुके हैं पिछले 11 सालों में। अदर इनकम हर साल बढ़ा सकती है धीरे धीरे, जैसे पहले 30 थी, अब 60 करती है एकदम 105 करोड़। हाँ, ये थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने अपने इस क्वार्टर में 48 करोड़ की अदर इनकम दिखा रखी है इस वजह से। उसके बाद इंटरेस्ट देख सकते हो, डेप्रीशिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1500, पहले था 300, ये भी 5 गुना हो चुका पिछले 11 सालों में। और नेट प्रॉफिट भी 200 करोड़ से लेके 12 करोड़ का हो चुका है। तो ये लगभग पिछले 11 सालों में 6 गुना नेट प्रॉफिट कर चुकी है कंपनी। आप चीज़ों को इसी तरीके से देख सकते हो कि पिछले साल क्या थी 10,000 की सेल, इस साल कितनी है 12,000 की सेल। पिछले साल प्रॉफिट कितना था 800 करोड़ का, इस साल प्रॉफिट कितना 1200 करोड़ का। तो एक हाँ काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट है। क्वार्टरली एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको सिर्फ ये देखना है कि पिछले क्वार्टरली में तो पिछले साल की सेम क्वार्टर से, और ईयर ऑन बेसिस पे पिछले साल की ईयर से कंपनी की सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट इंक्रीज होके है एक अच्छे खासे परसेंटेज से या नहीं। और अदर इनकम और टैक्स का सिर्फ ये रखना है कि नॉर्मल तो है, एबनॉर्मल तो नहीं है ना, सिर्फ ये, खत्म। अब आते हैं बैलेंस शीट पर। इक्विटी कैपिटल तो ये होता है कि कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो कंपनी को कितना पैसा लगा के स्टार्ट किया गया था। रिजर्व, जो कंपनी हर साल नेट प्रॉफिट ला के और जोड़ के और आगे अपना काम आगे बढ़ाती है उसे कहते हैं रिजर्व, जो कंपनी अपने पास खुद का पैसा आता है। इसको हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि 4397, और पिछले साल तक का हमारा अगर नेट प्रॉफिट देखें मार्च 2024 तक का हुआ 1170 करोड़। अगर हम इसमें 1170 करोड़ मिला दे तो ऑलमोस्ट यही निकल के आता है। उसके बाद हमें देखनी है बोरिंग, कंपनी अपनी बोरिंग बढ़ा रही है घटा रही है। जैसे पिछले साल कंपनी के पास थी 1200 करोड़ की बोरिंग, लेकिन इस साल कंपनी ने 500 करोड़ का लोन उतार दिया और कंपनी के पास सिर्फ 750 करोड़ रहेगा। तो काफी एक अच्छा गुड इंडिकेशन है कि कंपनी अपनी बोरिंग कम कर रही है। उसके बाद आता है फिक्स एसेट्स। कंपनी के पास अपनी फिक्स एसेट्स क्या क्या है, जैसे लैंड, प्लांट, मशीनरीज, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, ये सब आते हैं फिक्स एसेट्स में। कंपनी ने अपने फिक्स एसेट्स ऑलमोस्ट पिछले 11 साल में 600 करोड़ से लेके 3500 करोड़ के कर दिए, जो कि ये भी ऑलमोस्ट 6 गुना है। CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये पैसा जो है ये अब इनके काम में नहीं है, पर इन्होंने अपने वर्क में इन प्रोग्रेस का, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है ये पैसा इन्होंने काम में लगा रखा है। चाहे ये प्लांट मशीनरी में लगाया हो, चाहे ये नई फैक्ट्री सेटअप करने में लगाया हो, चाहे किसी भी चीज में लगाया हो, वो इसलिए बढ़ाया है ताकि कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंड हो सके। और अब ये 187 करोड़ जब यहाँ जाके जुड़ जाएगा तो ये 687 करोड़ के इनके फिक्स एसेट्स हो जाएंगे, जो कि इनके लिए काफी अच्छी बात है। इन्होंने अपने फिक्स एसेट्स हमेशा बढ़ाए ही हैं, देख लो कि स्पीड से।
और ये अपने CWIP में ऐसे ही पैसा लगा के बढ़ाते रहेंगे। इन्वेस्टमेंट होती है, कंपनी ने अपना कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये भी हमेशा इंक्रीज ही होता दिख रहा है। जैसे पिछले साल 183 था और इस साल 255 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। इसके बाद कैश फ्लो देखना, इतना बिल्कुल आजकल ट्रेंड में चला है, फ्री कैश फ्लो देखो, और फ्री कैश फ्लो को देख के आज तक किसी का भी पैसा नहीं बना है। ये सिर्फ, हाँ अगर है तो अच्छी बात है, पर अगर काफी बड़ी कंपनी है तो वो वैसे भी जानती है कि वो 100 साल से कंपनी चल रही है, अपना बिजनेस कैसे चला रही है। इस केस में आप देखोगे तो हमें सिर्फ ये देखना इंपॉर्टेंट है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कंपनी जो काम कर रही है उससे कुछ पैसा कमा रही है या नहीं, और कंपनी हाँ हर साल ज्यादा ही कैश ऑपरेट कर रही है, कंपनी के पास अपना सारा ही कैश वापस आ रहा है। इसके बाद रेशियोज हमें देखने की जरूरत नहीं, इन्वेस्टर्स हम पहले ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स के उसमें देख सके। इसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स, इसमें हम कंपनी के, जैसे अभी तो इसके नोट्स आए नहीं है, फरवरी के आप नोट्स देख सकते हो, स्क्रीनर आपको नोट्स बना के दे देता है कि कंपनी के क्या रिजल्ट्स है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या कंपनी के आगे के लिए स्ट्रेटेजीज हैं, क्या कंपनी के पूरे प्लान्स है, पूरे सब कुछ इसमें बता देते हैं आपको, पूरा कंपनी के बिजनेस के आगे फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के बारे में। तो अगर आज मेरे को बर्जर पेंट की एनालिसिस करनी होगी तो मैं कैसे करूंगा। हमारी बिजनेस की सिर्फ 5 कंडीशंस थी। डेट टू इक्विटी कम होना चाहिए, हमारा 25% से कम है, सिर्फ 14% डेट टू इक्विटी है जो कि यहाँ पर है 0.14। दूसरा, कंपनी मार्केट लीडिंग होना चाहिए, हाँ बर्जर पेंट इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तीसरा क्या था, कंपनी बिजनेस में पिछले 15-20 सालों से होनी चाहिए ताकि उन्हें अप्स एंड डाउन्स का पता हो, तो बर्जर पेंट पिछले बिजनेस में 100 सालों से है। उसके बाद क्या था, कंपनी के पास अपनी एक ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए, टाटा मोटर्स, रॉयल इनफील्ड, हीरो मोटर को, अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिटैची, क्यूमिंस, क्रोम्पटन, ये सब इसके इतने बड़े बड़े ब्रांड जब इनसे अपना मटेरियल ले रहे हैं, अपना सभी पेंट का यूज इन्हीं से करवा रहे हैं, तो हाँ इसके पास अपनी ब्रांड वैल्यू तो है ही। उसके बाद क्या आता है, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, वो हम लास्ट में डॉक्यूमेंट्स में जाके उसमें फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देख सकते हैं। वरना हमें ये तो पता ही है, जितने भी होटल, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, घर या जितने भी बनेंगे सब पे पेंट तो होगा ही, और मेंटेनेंस के लिए तो वैसे भी पेंट होता है, जितनी भी गाड़ी आएंगी सब पे पेंट होगा। तो पेंट इंडस्ट्री का तो वैसे ही हमें फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पता चल गया। बिजनेस एनालिसिस हमने इस तरीके से खत्म करा बर्जर पेंट का। हाँ मैंने पहले पढ़ रखा इसलिए मैंने आपको सिर्फ 1 मिनट के अंदर बता दिया होगा, आपको सर्च करने में 5 मिनट लग जाएंगे, और अगर आपको पैसा कमाना है तो 5 के आपको 50 मिनट भी देनी ही पड़ेगी। इस तरीके से हमने बिजनेस एनालिसिस को खत्म करा, और अब हम चलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ। मार्केट कैप देखी, हाँ कंपनी एक डिसेंट साइज की है, यहाँ से काफी ज्यादा बढ़ सकती है। कंपनी का शेयर प्राइस अभी 480 रुपीज का है, स्टॉक का पी अभी 48 है, तो क्या हाई फेयर वैल्यू पे मिल रहा है या फिर काफी हाई वैल्यू पे है। तो मैं पी रेशो पे जाके देखूंगा, कंपनी का 5 ईयर्स का मीडियन पी है 75, और अभी है कितना 48, तो हाँ कम है। 10 ईयर्स का देखता हूँ 62, और अभी है 48, अभी भी कम है। और अगर मैं पिछले 17 साल का देखता हूँ तो भी मीडियन पी 52 का है और अभी भी 48 का है, तो हाँ मीडियन पी से काफी सस्ता स्टॉक पी है। तो पिछले 17 सालों के मीडियन पी के कंपैरिजन में हमें स्टॉक का पी अभी काफी फेयर वैल्यू पर मिल रहा है। बुक वैल्यू हमें जरूरत नहीं है। आर ओ सी नियर 30% काफी ज्यादा अच्छा है, हमें 20% से ज्यादा ही चाहिए। आर ओ ई बैंकिंग और एनबीएफसी के केस में 10% से ज्यादा चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग 75 है, हमें इन्वेस्टर्स में चेक करना है कि रिटेल पब्लिक के पास 30% से कम ही होना चाहिए। इस केस में 91% स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आगे, प्लेज परसेंटेज 10% से कम होना चाहिए, लेकिन इनका तो एक भी शेयर प्लेज नहीं है, काफी अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी ऑलरेडी डिस्कस 25% से कम होनी चाहिए, 14% है। उसके बाद हम सीधा चलते क्वार्टर रिजल्ट्स पे। पिछले क्वार्टर से ज्यादा सेल है, पिछले क्वार्टर से ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम रह चुका है, अदर इनकम थोड़ा सा ज्यादा दिखाया गया है, तो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ज्यादा ही था, तो इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। डेप्रिसिएशन ये कंपनी की पॉकेट में जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले क्वार्टर से ज्यादा ही है, टैक्स ऑलमोस्ट 2-4% का है तो ज्यादा फर्क मानेंगे नहीं,
और 223 करोड़ नेट प्रॉफिट है 186 करोड़ के सामने। तो हाँ, इंक्रीमेंट तो कंपनी के सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हुआ ही है। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चले तो पिछले साल से ज्यादा सेल्स है, ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ज्यादा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और ज्यादा ही नेट प्रॉफिट है। तो हाँ, कंपनी के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, कंपनी के सभी रेशियोज अच्छे थे। और अब बैलेंस शीट पे चल के देखते हैं। कंपनी ने अपने रिजर्व्स बढ़ाए हैं, अपनी बोरोइंग्स कम कर दी हैं, अपने फिक्स एसेट्स बढ़ाए हैं, CWIP में और भी ज्यादा पैसा लगा दिया और कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दी। अब एक कंपनी बिजनेस वाइज इतनी अच्छी है, फाइनेंशियल वाइज हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स हैं, ये यहाँ पर देख सकते हो आप। 12,000 करोड़ की सेल मार्च 2024 में कंपनी ने एंड करी है। 12,000 करोड़ की सेल्स आज तक नहीं करी थी और 1,200 करोड़ का प्रॉफिट भी आज तक नहीं किया था। कंपनी के हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है एंड हाईएस्ट एवर सेल्स हैं। बैलेंस शीट में कंपनी के अपने रिजर्व्स बढ़ चुके हैं, बोरोइंग्स कम हो चुकी हैं, फिक्स एसेट्स बढ़ चुके हैं, CWIP में पैसा बढ़ चुका है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ चुकी हैं, कैश फ्लो पॉजिटिव है, सभी रेशियोज अच्छे हैं। कंपनी का ROC 27% है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में 91% है। हाँ, इतना तो आप खुद भी सोच के लगा सकते हो। अगर कंपनी खराब होगी तो क्या स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास 91% रहेगा? नहीं, फिर तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास परसेंटेज ही 10 रहेगी, 90% पब्लिक के पास हो जाएगा। वैसे अगर आप अपना थोड़ा बहुत और अच्छे ध्यान से टाइम लगा के देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो कि दिसंबर 2022 में पब्लिक के पास 10.98 ऑलमोस्ट 11% की होल्डिंग थी और अब सिर्फ 9% की है। हर क्वार्टर ये डिक्रीज ही होती आ गई और ये डिक्रीज हुई तो किसने बढ़ाई है? 2.9% थी DIIs के पास और अब उनके पास कितनी है? 5.17%। पब्लिक के पास तो होल्डिंग कम हो रही है और DIIs जो कि बड़ा पैसा लगा रहे हैं उनके पास होल्डिंग्स बढ़ रही हैं। तो वैसे एक गुड इंडिकेशन हो गया कि बड़े इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं और रिटेल पब्लिक का पैसा बाहर निकल रहा है। इसी तरीके से हम फंडामेंटल एनालिसिस को कंप्लीट करते हैं। हमें सिर्फ इन्हीं रेशियोज को इसी तरीके से क्वार्टरली और ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स को, बैलेंस शीट को, कैश फ्लो को और इन्वेस्टर्स वाली साइट को जाके सिर्फ इसी तरीके से देखना होता है और हम 5 से 10 मिनट में अपनी कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करके ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से बर्जर पेंट, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने बर्जर पेंट सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया था और मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ ये इलुस्ट्रेशन के थ्रू कि सभी रेशियोज अच्छे हैं, इन्वेस्टर्स की होल्डिंग अच्छी है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, बैलेंस शीट अच्छी है, हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स हैं, पी लोवेस्ट एवर है मीडियन पी से। और क्या लेंगे? हम इस कंपनी को फाइनेंशियली, बिजनेस वाइज प्रॉपर फंडामेंटल तरीके से क्वालिफाई करते हैं अपनी बाइंग के लिए। इसी तरीके से आप खुद भी सोचो, मार्केट में पैसा कमाया कैसे जा सकता है, अच्छी जगह पैसा लगाया कैसे जा सकता है? जब काफी अच्छा बिजनेस हो, उस बिजनेस में काफी अच्छी वो कंपनी हो और उस कंपनी के रिजल्ट्स काफी अच्छे हों और उसमें सभी म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, खुद प्रमोटर, सबको इतने विश्वास हो कि सब उसको लेने के लिए भाग रहे हो और कंपनी काफी अच्छे परसेंटेज में पैसा कमा रही हो और टेक्निकल भी उसमें दो चार अच्छे पैटर्न बन जाए, तो इससे अच्छा सिनेरियो तो और कोई निकल ही नहीं सकता। हमें सिर्फ बिजनेस एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, तीन चीजें आनी चाहिए और इसके बेसिस पे हम खूब सारा पैसा कमा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज हमने फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट कर दी है। आप इस वीडियो को वापस देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में फिजिकली नहीं तो हाँ, पेपर ट्रेडिंग करके, इन फाइनेंशियल्स को चेक करके, अपनी एनालिसिस को ट्राई करके देखो कि क्या ये चीज़ें सही बताई गई हैं, क्या ये चीज़ें सही हो रही हैं। और हाँ, इसी तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, इसी तरीके से बिजनेस और फाइनेंशियल्स को पढ़ा जा सकता है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। तो ये सबसे सिंपल वे थी जिसमें मैंने आपको सभी चीज़ें बिल्कुल सिंपली तरीके से बताई हैं। सिंपल तरीके से बताई मतलब मैंने क्वालिटी को बिल्कुल ख़राब नहीं किया है, इतना सिंपल तरीके से बताया है कि कोई भी बच्चा भी पढ़ के बता सकता है, कोई बच्चा भी ये वीडियो देख के समझ सकता है और अपने आप एनालिसिस करके बता सकता है। चीज़ों को मैंने सिर्फ सिंपल करा है, ईजी बिल्कुल नहीं करा है,
समझना आपको है, देखना आपको है, एनालिसिस आपको करनी है। तो गाइस, इसी के साथ हमारी फंडामेंटल एनालिसिस खत्म होती है। बिजनेस एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस दोनों ही खत्म कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को वापस देखिए। ये ऑनलाइन ऐसे ही फ्री में अपलोडेड है, आप इसको जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। हाँ, दिस इज द बेस्ट वीडियो यू आर वॉचिंग एंड द लास्ट वीडियो यू कैन वॉच। इसके आगे ना आपको कुछ जानने की जरूरत है फाइनेंशियली और बिजनेस वाइज। पैसा कमाने के लिए सिर्फ इतना जरूरी है, और इससे आगे की अकाउंटिंग एंट्री सिर्फ सीए बनने के लिए जरूरी है। जितना भी पैसा है सिर्फ इन्हीं चीजों को देख के बनाया जा सकता है, और इन्हीं चीजों को देख के मैं अब तक अपना पैसा बनाता आया हूँ। मैं अपनी नॉलेज को आपको ऐसे ही शेयर करता रहूंगा। बिजनेस और फाइनेंशियल यानी कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस होने के बाद भी हमें शेयर नहीं खरीदना होता, हमें उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस भी करनी चाहिए कि अगर शेयर प्राइस ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई प्राइस पर ही चल रहा होगा तो उसे हम खरीद कर और आगे बेचेंगे ही कहाँ, जब वो पहले ही लाइफ टाइम हाई प्राइस पे है। तो उसके लिए मैं आपके लिए आगे कुछ वीडियोस टेक्निकल एनालिसिस को लेके भी बनाऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो को देखिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए और ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।